हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मिशन बी एस पी एस 2024 के तहत हम आपके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के जो आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन 10 प्रश्नों को हम कवर करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने 10 प्रश्नों को ले रखा है, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जीके का सिलेबस जो है ना, वो मतलब कि समुद्र अथाह है, यानी कि समुद्र जितना अथाह है, यानी कि इसे कवर करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लाने की कोशिश किए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका इस 10 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा तो एक क्या था, सभ्यता थी, ठीक है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, वो किस प्रकार की सभ्यता थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये बातें दो यहाँ पे हो चुकी हैं। देखिए, हड़प्पा के तहत दोस्तों बहुत सारे स्थल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, गुजरात की। तो गुजरात में कौन सा ऐसा मतलब कि जो है किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित है। और दोस्तों, ये कि लोथल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लोथल दोस्तों कहाँ पे है, बंदरगाह पड़ता है। और दोस्तों, बंदरगाह जो है ना, ये गुजरात में पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि लोथल जो है ना गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, जो कालीबंगा है, कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जितने प्रश्न आपसे हम कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आपको यदि इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे शासक ऐसे हैं जिनका उपनाम भी है। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि लाख बक्स के बारे में, तो देखिए, लाख बक्स जो है ना, ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जा रहा है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, इनकी जो है जो मतलब कि उपनाम क्या है, तो लाख बक्स है। क्योंकि दोस्तों, ये जो है लाखों का दान दिया करते थे, अच्छे शासक थे, इसलिए इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ना, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय हो गई थी। कैसे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात और, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना अजमेर में, इसका निर्माण किसने किया था। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण भी किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? तो ये अजमेर में स्थित है। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे बाबर का। तो बाबर दोस्तों एक थे ना, बाबर के समय में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो हुआ था, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हो गया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अकबर की, तो अकबर दोस्तों, अकबर ने एक मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी। तो अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को स्टार्ट किया था। किसने? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को स्टार्ट किया था। किसने? तो इल्तुतमिश ने। दोस्तों, इसने एक 40सा दल भी गठित किया था, जो 40 लोगों का एक ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि लाख बक्स के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखिए दोस्तों, जो वायुमंडल हमारी है तो वायुमंडल में बहुत सारी परत हैं, ठीक है, 5 परतें हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपरी परत की दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपरी परत जो हमारा है वो कौन सा है, बाह्यमंडल। दोस्तों बाह्यमंडल जो है ना सबसे ऊपरी परत यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे समताप मंडल की। तो समताप मंडल दोस्तों इसमें होती है जो हवाई वायुयान होती है ना, वायुयान के चलने के लिए सबसे उपयुक्त जो मंडल होती है वो कौन सी होती है, तो आपके समताप मंडल ही होती है, मतलब कि वायुयान को चलने के लिए। दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है कि जो मौसमी घटनाएं होती है ना, मौसमी घटनाएं वो किस में होती है, तो मौसमी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है, क्षोभ मंडल में आपको मौसमी घटनाएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों एक है कि जो संचार प्रणाली होती है, जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, ये सभी किस में होती है, तो ये आयन मंडल से संबंधित है। कौन सा, आयन मंडल में क्या होती है, संचार जो है से संबंधित हो जाएगा। जबकि यहाँ पे वायुयान चलने के लिए कौन सी हो जाएगी, समताप मंडल हो जाएगी। और मौसमी घटनाएं किस में होती है दोस्तों, वो क्षोभ मंडल में। जो सबसे निचली जो होती है ना, मतलब कि मंडल, वो कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है। और क्षोभ मंडल में क्या होती है, तो मौसमी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मृत्यु हो चुकी है और इनको भारत रत्न के लिए भी चुना गया है। आपको हम बताएंगे किसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। देखिए जो दोस्तों श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों दूध से संबंधित जो है ना ये श्वेत क्रांति है और ये इसके जनक दोस्तों कौन है, तो वो है कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर होगा कि भारत में श्वेत क्रांति जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति जनक हो जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे थे एम एस स्वामीनाथन की। तो ये जो है ना भारत में कृषि मतलब कि जो कृषि के क्षेत्र में जो हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। और एम एस स्वामीनाथन जी का अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुकी है। और इनको अभी 2024 के लिए दोस्तों भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इसके लिए इनको चुना गया है। किनको, तो एम एस स्वामीनाथन को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति को भारत रत्न के लिए चुना जाता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ एम एस स्वामीनाथन जो है यहाँ पे, तो वो हरित क्रांति के लिए बहुत फेमस है और इनको जो है भारत रत्न 2024 दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों बिहार के एक व्यक्ति और हैं जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। उनको भी 2024 में भारत रत्न देने की जो है घोषणा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग की, तो ये विश्व में जो हरित क्रांति है इनके जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है विश्व में हरित क्रांति जनक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। दोस्तों इस हम प्रैक्टिस सेट में जो है हम सभी जो टॉपिक है यानी कि जीके जीएस का और साइंस का, उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, उन सभी को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो हमारा प्रयास दोस्तों आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रयास हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था। दोस्तों ये कहा था के एम मुंशी के द्वारा जो है ना संविधान को भारत की राजनीतिक कुंडली के रूप में कहा गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो जिसे संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संविधान निर्माता किसे कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान जो है ना इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कब, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में जो है ना भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। दोस्तों आपसे आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है आप आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि किस संशोधन ने से समाज धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। दोस्तों देखिए समय समय पे क्या होता है ना, भारतीय संविधान में जो है ना वो मतलब कि कुछ न कुछ जोड़ने की प्रावधान की गई है। तो दोस्तों ये जो शब्द है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो इन तीनों शब्दों का आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना
भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को इसमें जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1978 में ये हुआ था। कब? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और दोस्तों जो 52वां संविधान संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, और 1985 में हुआ था। इसमें जो है ना, जो हमारी अनुसूची है 12 अनुसूची है, जिसमें से 10वीं अनुसूची है दल बदल, तो इसको इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? देखिए दोस्तों, इसकी जो कहानी है ये है कि सबसे पहले जो है एकवर्थ लुईस कमेटी थी। ठीक है, कौन थी? एकवर्थ कमेटी थी। और एकवर्थ कमेटी ने जो है 1920-21 में कहा था कि जो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। यानी कि पहले जो था रेल बजट अलग निकलता था और आम बजट जो है दोस्तों वो अलग निकलता था। लेकिन दोस्तों 2017 ईस्वी में जो है विवेक देवराय समिति, कौन सी समिति है? विवेक देवराय समिति। और विवेक देवराय समिति के तहत जो है सिफारिश पर जो है 2017 ईस्वी में है जो रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो 2017 में। और किस समिति की सिफारिश पर? तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था। और दोस्तों से अलग कब किया गया था? 1920-21 में एकवर्थ जो समिति थी इसके के सिफारिश पे से अलग कर दिया गया था। और दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे विवेक देवराय की, तो ये नीति आयोग जो हमारी है, नीति आयोग के एक मतलब कि सदस्य थे विवेक देवराय, इनके ही मतलब सिफारिश पे इसको मतलब कि जो रेल बजट है उसको केंद्र आम बजट में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न हो जाता है। और देखिए जो भी चीज़ें विश्व में या भारत में पहली बार होती है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप दोस्तों यहाँ पर देखिए कि नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट की यहाँ पर बात की जा रही है और ये पहली बार हो रहा है। तो इसकी जो विजेता, जो महिला विजेता कौन बनी है वो है जू वेनुजन। कौन बनी है? जू वेनुजन जो है ना, ये नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण विजेता बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैशाली राम बाबू को आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये भी आपके शतरंज से खिलाड़ी हो जाते हैं। दोस्तों कुछ हम शतरंज से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं आपको बता दें, जैसे कि शतरंज जो मतलब भारत में जो शतरंज के सबसे बड़े खिलाड़ी है वो कौन थे? सबसे पहले वो थे आपको विश्वनाथन आनंद। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को जो है इसके लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है विश्वनाथन आनंद को। और ये विश्वनाथन आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। जो भी ये प्रतियोगिता जीतते हैं उसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। और ग्रैंड मास्टर में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों क्या है? तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। ठीक है, इनका दोस्तों एक पुस्तक भी है जिसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, इसे भी आप क्या देखेंगे? माइंड मास्टर पुस्तक लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद जी हैं। इसे भी आप इंपॉर्टेंट है याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। और फ्रेंच ओपन जो है जो पुरुष एकल है इसका खिताब पहली बार किसने जीता है? दोस्तों जो भी प्रश्न हम यहाँ पे लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि पहली बार भी हो रहा है, पहली बार भी जीता है और ये फ्रेंच ओपन है। तो फ्रेंच ओपन जितने भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो पहली बार में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? वो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्लोस अल्कराज जी हैं इनको ये पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक सवाल, जो कार्लोस अल्कराज जी हैं ये किस देश से संबंधित हैं? आप सभी लोग जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन बन चुका है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पेरू बन चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 1 में 10 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। और आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपकी बारी है कि इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 में आपके कितने प्रश्न सही हुए, अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।